दोस्तों, मुक्तेश्वर का आदमखोर बाघ। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि वो उस बाँच के पेड़ में बैठ गए थे, पाँव अपने लटका करके। ज़मीन से 6 फुट ऊंचे उनके पाँव थे और 8 फुट पे वो खुद बैठे हुए थे, मतलब जिम कॉर्बेट साहब। वहाँ तक तो आपको याद होगी ना। और बाघ के आने का इंतज़ार कर रहे थे और मैंने आपसे बोला था अब आप लोग भी इंतज़ार करिए। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ आपकी समाप्त करते हुए स्वागत करता हूँ आप सबका अपने उत्तरांचल डायरीज़ में, जो आपका अपने उत्तराखंड का चैनल है। आपको अपने उत्तराखंड के बारे में बताने की मैं कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, इन्होंने अब जो है बद्री पांडे जी और उसके साथ जो 2 आदमी आए थे मचान बांधने के लिए, उनको वापस भेज दिया। उनको बोला आप लोग जाइए और सुबह के टाइम आइएगा। तो वो लोग अपना चले गए। उस टाइम करीब 4 बजा हुआ था। जिम कॉर्बेट साहब कहते हैं कि मुझे ये पता था कि ये जो बाघ है ये अपना शिकार खाने के लिए रात में ही आएगा, तो मेरे पास बहुत टाइम है। आराम से बैठे हुए थे। धीरे 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 शाम ढलने लगी। गोधूली से थोड़ा सा पहले का टाइम। गोधूली में कई बार आपको बता चुका हूँ कि सूरज के डूबने और चंद्रमा के निकलने से पहले का टाइम होता है। उससे थोड़ा सा पहले का टाइम था कि इनको एक बार्किंग डियर की कॉल सुनाई पड़ी। बार्किंग डियर कॉल तब करता है जब वो देखता है कि कोई शेर या तेंदुआ, लेपर्ड, टाइगर या लेपर्ड अपना मूवमेंट शुरू कर रहा है। तो ये समझ गए कि वो जो बाघ है वो अपने स्थान से उड़ गई है और उसे चलना शुरू कर दिया है। उस बार्किंग डियर की जो है कॉल बार बार आ रही थी, यानी कि बाघ मूवमेंट में है और वो चलते हुए आ रहा है। ये जहाँ पे बैठे हुए थे, ये बैठे हुए थे सामने की तरफ, पहाड़ी की तरफ फेस करके, जहाँ बैल था सामने पहाड़ था। इनके पीछे एक गधेरा था जिसको बरसाती नाला कहते हैं, लेकिन हम लोग उत्तरांचल वाले गाड़ गधेरा सुनू गाड़ गधेरा कहते हैं हम लोग। तो गधेरा था और वहीं से सीधी ऊपर को पहाड़ी थी और नीचे ढाल थी, बीच में पेड़ था, पीछे गधेरा था। ये पेड़ में बैठे हुए थे। इनको ये उम्मीद थी कि ये जो बाघ है ये पहाड़ी के नीचे साइड से आएगी और मैं इसको देख पाऊंगा। अगर ये ऊपर साइड से आती है तो मैं इसकी नज़र में आ जाऊंगा। तो अगर मैं नज़र में आ गया तो कहानी क्या होगी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। खैर, जैसा वो कॉल धीरे धीरे जो है जो थी वो रुक गई। तो ये समझिए, बार्किंग डियर क्या करता है जब ये लेपर्ड या पैंथर, ये टाइगर जब मूव कर रहा होता है तो कॉल करता है। अगर वो कहीं पे बैठ जाए तो ये चुप हो जाता है, ये कॉल नहीं करता है। थोड़ी देर में फिर उसने कॉल करी। अच्छा, कॉल करी। अब क्या, कॉल थोड़ा दूर से आई और फिर कॉल आई, वो और दूर से आई। ऐसे होते होते कॉल दूर 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 बहुत दूर चली गई, यानी कि वो जो बार्किंग डियर था वो वहाँ से चला गया। ये इतना समझ गए थे कि ये जो आदमखोर है ये कहीं आराम से बैठ गया है और बहुत अलर्ट पोजीशन में अपने कानों से सब जगह का और अपनी आंखों से ये कहीं से बैठ के निरीक्षण कर रहा है। कोई है तो नहीं, कोई हलचल तो नहीं है, कोई किसी इंसान की मूवमेंट तो नहीं है। क्योंकि उससे पहले के जो लोकल शिकारी थे उन्होंने कई बार इसको डिस्टर्ब किया था। ये थोड़ी देर में अंधेरा हो गया और घुप अंधेरा। इनको तो उम्मीद थी कि ये, क्योंकि इनको पता था कि ये तारे की लाइट पे तो ये देख लेते हैं। इससे पहले भी जो है आपको पिछले वीडियो में बताया था कि तारों की लाइट थी और उससे ये शिकार को देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे पोजीशन उल्टी हो गई। यहाँ पे एकदम बादल आ गए थे और तारों की रोशनी नहीं आ रही थी, अंधेरा हो गया था। और वो जो बैल जो पड़ा हुआ था मरा हुआ, उसकी पिछली टांगें इनको दिख रही थी। वो सफ़ेद रंग का बैल था, तो वो हल्का सा बहुत धुंधला सा एक ब्लर टाइप का उनको आभास हुआ था कि है वहाँ पे है वो पड़ा हुआ। यानी कि कुछ देर बाद वो भी दिखना बंद हो जाना था। थोड़ी देर बाद मतलब कुछ देर बाद इनको एक लकड़ी के चटकने की आवाज़ आई।
तो क्या हुआ था, वो बाघिन ने किसी टहनी पे किसी सूखी लकड़ी या पाँव रखा था, जिससे वो चटकी और किसी भारी भरकम जीव के चलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ आकर के इनके पेड़ के नीचे आके रुक गई। और वो बाघ वहाँ पे पहले खड़ा हो गया और खड़े होकर के उससे पहले मुआयना लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ऊपर बैठे हुए हैं जिम कॉर्बेट, नीचे बाघ है, उसे खुशबू क्यों नहीं लगी। तो दोस्तों, बाघों की जो स्मेलिंग पावर है वो इतनी नहीं होती है, मतलब जैसे आपकी हमारी है ऐसी उसकी भी होती है। वो भी बहुत दूर का और एकदम से वो नहीं कर पाता है, स्मेल नहीं कर पाता है। तो और उसका ध्यान था सामने अपने शिकार पे, जो वो बैल मरा हुआ था। ये वहीं पे बैठ गया, थोड़ी देर में उठा और चल के अपने शिकार के पास पहुंच गया। घुप अंधेरा था, उसको बोलते शाह रात, यानी कि भयानक रात जिसको बोलते हैं, अमावस की रात। कितना अंधेरा होता है, तो उससे भी भयानक, क्योंकि बादल आ गए थे तो उस वजह से बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। अब कुछ भी नहीं दिख रहा था। इनको मांस को खाने की उसके आवाज़ आ रही थी। तो जिम कॉर्बेट साहब ने कहा कि भाई, सोचा यार अब आँखों पे तो विश्वास करना बेकार है, अब कानों पे विश्वास किया जाए। ये लिखते हैं कि मेरे कानों की शक्ति उस टाइम बहुत अच्छी थी, मैं बहुत अच्छी तरह सुन लेता था। तो मैंने कंसंट्रेट किया और कंसंट्रेशन के साथ उस आवाज़ पे, जहाँ से वो बाघ उसको बैल को नोच रहा था, खा रहा था, उसकी आवाज़ पे। और मेरे को काफ़ी टाइम लगा कंसंट्रेट करने में। और उसके बाद एक बार जब मेरा कंसंट्रेशन बन गया उस पर, तो मैंने अपने आइडिया से गन को उठा करके उसकी तरफ कर दिया और मैं बिल्कुल अलर्ट हो गया फायर करने के लिए। और फिर भी मैंने कहा कि एक बार और जो है थोड़ा सा जायज़ा ले लेता हूँ। तो फिर जो इन्होंने आवाज़ सुनी, ये बिल्कुल इनको लगा कि मेरी बिल्कुल सही जगह पे गन है, बस मुझे थोड़ा सा अपनी गन को 1 इंच नीचे करना है, और 1 इंच नीचे करूँगा और ये गोली शेर को लगेगी। और इस टाइम तो यहाँ पे भी ऐसा भी नहीं था कि मारूंगा और नहीं मरेगा तो मैन ईटर हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी मैन ईटर था, तो उसको तो कहीं पे भी गोली लगे। इन्होंने अपना आइडिया लिया, सांस रोके रोके और गोली चला दी। गोली चलाई और इधर गोली जैसी चली वैसी वो बाघ ने 2 छलांग में 20 फीट पार किया, और उसके चलने की आवाज़ आई और उसके बाद में साइलेंस छा गया, एकदम सन्नाटा, बिल्कुल शांति, पिन ड्रॉप साइलेंट जिसको बोलते हैं। तो इनके दिमाग में आया कि यार बाघ को गोली लग गई है, ये मर गया है, पहली संभावना। और दूसरी संभावना ये कि वो कहीं पर बैठ गया है। अब ये क्या करें, ये 2-3 मिनट, कुछ देर तो ये अपनी गन लेकर के बिल्कुल अलर्ट होके रहे कि गोली तो चलाऊंगा ही, चाहे कहीं से भी जरा भी मेरे को उसकी हलचल दिखी, कुछ भी होगा तो मैं गोली ज़रूर चलाऊंगा। लेकिन जब 3-4 मिनट तक कुछ नहीं हुआ, तो इन्होंने अपनी गन को ऐसे नीचे रखा। जैसे नीचे रखा तो सामने के खेत में बाघ आ गया और आकर के की तरफ देख करके जोर जोर से दहाड़ने लगा। देखिए, ये तो बाघ को नहीं देख पा रहे हैं। हम इंसानों के अंदर रात में देखने की शक्ति नहीं होती है, हम रात में हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन जानवर रात में हमको देख लेते हैं। और जानवर इस बात को भी जानते हैं कि ये जो जीव है इसे रात में नहीं दिखना है, क्योंकि हम कई बार जानवर हमें देख रहा होता है, हमें पता नहीं होता, हम चले जाते हैं जंगलों से। तो जानवरों को पता होता है कि रात में नहीं देखता है, लेकिन वो इनको देख देख करके बहुत दहाड़ रहा था। और बड़ा, मतलब ये कहते हैं कि एक जो शेर होता है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर उसके पास में उसका शिकार है तो ज़बरदस्ती फिर दूसरा शिकार नहीं करता है। तो एक तरह से ये थोड़ा आश्वस्त थे कि इसके पास तो अभी 2-3 दिन का भोजन रखा हुआ है, तो ये मुझे तो कम से कम अटैक नहीं करेगा। तो लेकिन एक डर ये भी चल रहा था, कहीं इसने अपना नियम बदल दिया तो, कहीं अटैक कर दिया तो। सामने कह रहे हैं, सोचिए, इमेजिन कीजिए, दिन के टाइम में अगर एक साधारण सा बाघ भी आपके सामने आके खड़ा हो जाता है तो आपका खून में कपकपी आ जाती है, उत्तेजना बढ़ जाती है, घबराहट होने लगती है। और ये तो रात का टाइम था जिसमें मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। 6 फीट से ऊंच की हाइट पे मेरे पाँव थे, और मेरे से 20 गज आगे एक बाघ जो मैन ईटर है,
दहाड़ रहा है, मुझे देख रहा है। तो क्या है, मेरी बहुत हालत ख़राब थी, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, रक्तचाप जो होता है बढ़ जाता है, खून का दौरा बड़ी तेज़ चलने लगता है। तो वही सब जो एक इंसान के साथ होता है वही सब इनके साथ भी हो रहा था। इन्होंने कहा अब चलो जो है देखा जाएगा, इनको सिगरेट पीने की बड़ी इच्छा हो रही थी। मैंने कहा यार अब क्या है, खुल के आए गए आमने सामने, तो चलो अब यही सही। इन्होंने अपनी सिगरेट की पैकेट निकाली, उसमें से एक सिगरेट निकाली, मुंह पे लगाई, और जैसी तिल्ली जलाई तो वो शेर थोड़ा उछला और एक तरफ को सरक गया। इन्होंने सिगरेट जलाई, फिर ऐसे करते करते इन्होंने 3 सिगरेटें पी ली। 3 सिगरेट पी और सॉरी 3 सिगरेटें पी ली, और जैसे ही इन्होंने तीसरी सिगरेट पी तो शेर फिर आ गया भाग, और फिर आके दहाड़ने लगा। करीब 11 बज गया था रात का। तो वो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई पहले, और उसके बाद फिर बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश, घमघोर बारिश जिसको बोलते हैं, भयानक वाली बारिश होने लगी। वो जो बाघ था वो या तो किसी पेड़ के नीचे उसने शेल्टर ले लिया था, या वो किसी चट्टान के नीचे उसने अपने आप को बारिश से अलग कर लिया था, छिपा लिया था। लेकिन ये इनके ऊपर पूरी बारिश आ रही थी, क्योंकि इनके ऊपर जो पेड़ था वो ऐसा घना नहीं था कि जो पानी को रोक सके। और बताते कि मैंने बड़े हल्के कपड़े पहने हुए थे, हल्के इन द सेंस जो कपड़े पहन के निकले थे, हल्के फुल्के शर्ट्स वगैरह जो पहनते होंगे ये शिकारी के, अपने शिकार के दौरान जो ड्रेस, वो मैंने पहन रखी थी, जो बारिश से बिल्कुल भीग के तर हो गई थी। अब दोस्तों आप इमेजिन कीजिए, मुक्तेश्वर की हाइट समुद्र तल से 8000 मीटर है, जहाँ पे गर्मियों में भी ठंड लगती है, मतलब गर्मियों में भी आपको स्वेटर जैकेट वगैरह ओढ़नी पड़ती है, आज के दिनों में भी। तो उस टाइम में क्या रहा होगा, 1910, 11, 12, 20 का जो भी वो टाइम था, उस टाइम में कैसा नेचर रहता होगा मुक्तेश्वर का। जबकि मैं बार बार बोलता हूँ आज इतना कंक्रीट है, कंक्रीट से मेरा मतलब है कि इतने होटल, रिजोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबा और होम स्टे और इतना सब कुछ है, इतने घर, लोगों के अपने निजी प्रॉपर्टी, तो इतना कुछ हो गया डेवलपमेंट, और इतना ज़्यादा अब उस टाइम से अब में तो बहुत अंतर आ गया ना पॉल्यूशन के लेवल में। तो उस टाइम में कितना चिल्ला इनको जाड़ा लगा होगा। क्या ये बारिश जो रात को 11 बजे शुरू हुई, ये सुबह 4 बजे तक कंटिन्यू हुई, जोरदार बारिश 4 बजे तक सुबह, और 4 बजे के बाद में बारिश रुक गई, और मैं भीग के बिल्कुल तर, और बादल हट गए, आसमान खुल गया, हवा चलने लगी टुक में, और हवा चलने लगी तो भीगे शरीर में ठंड, और सूरज उगने में जब ऐसा टाइम हो तो अगर आधा घंटा भी है तो वो आधा घंटा भी कम से कम 3 घंटे लगता है बद्री जी के आने के लिए, क्योंकि वो सूरज उगने के बाद ही आने हैं। ठंड से कांप रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से जकड़ गए हैं। ये बता रहे हैं कि मेरे पाँव हाथ सब जकड़ गए थे, मेरा खून जम रहा था, जैसे गठिया का पेशेंट होता है उसके पाँव में जिस तरह की तकलीफ होती है वो मेरे पाँव में हो रही थी, क्योंकि एक ही पोजीशन में था, मैं हिल डुल तक नहीं पाया था, खून मेरा जमने लग गया था। मुझे नहीं पता अगर थोड़ी देर बारिश और होती है, थोड़ा ठंड और लगती तो मैं शायद बेहोश हो जाता या गिर जाता, जो भी होता। खैर वो इन्होंने लिखा नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने झेली है वो ठंड ने, पहाड़ के जितने हैं सभी ने झेली होगी वाली ठंड ने। तो और सुबह हुई, सूरज उगा, तो बद्री जो है अपने एक आदमी के साथ इनके लिए चाय लेकर के आए। तो उन्होंने पहले इनकी हालत देखी और पहले फिर राइफ़ल को उतारा, फिर उन दोनों ने मिल के इनको जो है नीचे उतारा। ये बताते कि मैं पेड़ में घसट के उतरा, एकदम पेड़ से जैसे उतरा जाता है ऐसे नहीं उतर पाया, घसट के उतरा, और उतर करके मैं वहीं पे लेट गया, और मैंने लेटे लेटे चाय पी। तब तक बद्री शाह जी और जो उनका सहयोगी था उसने मेरे पाँव की मालिश करनी शुरू कर दी। थोड़ी मालिश होने और गर्म चाय पीने के बाद मेरे को थोड़ा सा हिम्मत आई, और कपड़े तो मेरे भीगे हुए थे, और इतने में बद्री ने अपने आदमी से कहा कि भाई ठीक है तुम गेस्ट हाउस जाओ और वहाँ जाके अलाव जलाओ, लकड़ी वकड़ी जलाओ, और हम लोग आ रहे हैं।
तो वो नौकर जो सहायक था वो चला गया। तो जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा कि कल रात मैंने जो यार अंदाजे से गोली चलाई थी वो कहाँ गई, किस जगह पे लगी है, किसको लगी है, मतलब उस गोली का क्या हुआ, ये देखना ज़रूरी था, क्योंकि बाघ को तो नहीं लगी थी। ये उस स्थान में गए तो वो गोली जहाँ पे लगी थी, इन्होंने अपना पोजीशन देखा, बोले यार मैंने सही चलाई थी। अगर मैंने 6 इंच इधर करके घोड़ा दबाया होता तो ये बाघ के सर पे गोली लगती और बाघ वहीं पे मर जाता। तो 6 इंच अंधेरे में भी गोली चलाई, और वो भी आइडिया से चलाई, और वो भी सिर्फ 6 इंच दूर। यानी कि जो हाइट पे चलाई थी वो बिल्कुल सही थी, और कोई बहुत दूर नहीं गई थी। 6 इंच दूर यार, मतलब 6 इंच दूर पे गोली लगी अंधेरे में, कितनी ताज्जुब की बात है। तो वो शेर के नहीं लगी थी। खैर ये उसके बाद इन्होंने गेस्ट हाउस की तरफ चलना शुरू किया। बताते हैं कि जब मैं करीब आधा मील चल गया तो थोड़ा बॉडी में जान आ गई थी, चलने से बॉडी गर्म हो गई थी। रात भर बारिश होने की वजह से जो वहाँ की लाल मिट्टी थी पूरी, वो बहुत फिसलने वाली थी, बहुत स्लीपरी हो गई थी, बहुत ज़्यादा फिसल रही थी। और मैं उस पर पाँव के निशान देख रहा था, जिसमें मेरी तरफ आते हुए 2 लोगों के निशान थे, यानी कि बद्री जी और जो बद्री जी के साथ में सहायक था उसके, और जाते टाइम उस सहायक के थे, और उसके साथ में एक निशान और था जो बाघ का था। यानी कि बाघ उस आदमी का पीछा कर रहा था। तो वो बताते हैं कि ये नॉर्मल चाल नहीं थी, ये तेज तेज चल रहे थे, वो आदमी भी और बाघिन भी, ये बाघ भी। तो अब आप पूछेंगे तेज चल रहे थे, स्लो चल रहे थे, ये कैसे बोल सकते हैं? तो जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि जब बाघ नॉर्मल चाल में चलता है तो उसके अगले पंजे के ऊपर उसका पिछला पंजा पड़ता है, तो अगले पंजे का जो निशान है वो हल्का हो जाता है, पिछले पंजे का भारी होता है। लेकिन जब तेज चल रहा होता है तो चारों पैर उसके अलग अलग पड़ते हैं, चारों पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं, और जहाँ पे निशान होते हैं उस जगह की मिट्टी पीछे को हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे ना, जब फोर्स से होगा तो फोर्स से मिट्टी पीछे होगी। तो ऐसा आइडिया लगता है कि ये शेर जो है पीछा कर रहा है, ये तेज चल रहा है, सॉरी तेज चल रहा है। अब ये भी थोड़ा टेंशन में आ गया, उन्होंने बोला यार वो पता नहीं अपने औचियाट तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, कहीं रास्ते में बाघिन उसका शिकार ना कर दे। और इन लोगों ने भी थोड़ा तेज चलने की कोशिश करी, तो औचियाट के नज़दीक पहुंचे तो वहाँ पे जाके इन्होंने पाँव के निशान देखे, तो बाघिन जो है बाईं तरफ नीचे उतर गई थी, यानी कि उसने रास्ता बदल दिया था, और वो आदमी सही सलामत अपने गेस्ट हाउस औचियाट जहाँ पे था वहाँ पहुँच गया था। तो इन्होंने उस आदमी से पूछा, भाई तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीछे बाघिन आ रही थी? चौंका वो एकदम से, नहीं साहब मुझे तो नहीं पता। कि नहीं, वो तुम्हारे पीछे आ रही थी, बड़े दबे पाँव आ रही थी, तो तुम्हें पता नहीं चला, लेकिन यहाँ से वो फिर नीचे को चली गई है। खैर गरम गरम चाय वगैरह का दौर चला, कुछ खाने पीने का दौर चला। तब तक जिम कॉर्बेट साहब ने अपने कपड़े जो है सुखाने के लिए, वो जो आग जली हुई थी उस पर अपने कपड़े को सुखाया, अपने आप को गर्मी वगैरह दी, और अपना मतलब सब किया उन्होंने। और उसके थोड़ी देर बाद में इन लोग अपना रणनीति बनाने लगे कि अब क्या करना है। तो ये डिसाइड हुआ कि अब जो है वो किया जाएगा, ये अपना एक बीट तैयार करी जाए, और तब 2 साइड से घेर करके बाघिन को मारा जाए। और बद्री शाह जी ने बताया कि नीचे जा करके ये जो गधेरा जा रहा है, इस गधेरे में दूसरा गधेरा आके मिलता है, वहाँ पे एक मैदान जैसा भी है छोटा सा, उस जगह पे आप अपने लिए कोई जगह देखिए, ऐसी बीट अरेंज करी जाएगी कि बाघ उस खुले एरिया में आए। बीट का अरेंजमेंट इस तरह से किया जाएगा कि बाघ वो खुले एरिया में आ जाए और आप जो है वहाँ पे उसको आसानी से शिकार बना सकें। तो क्या कहूँ दोस्तों, बीट ऑर्गेनाइज कैसे हुई, क्या हुई, कितने लोग थे, बीट सक्सेस हुई कि नहीं हुई, वो तो अब अगले वीडियो में ही बता पाऊँगा, क्योंकि वो फिर नहीं तो ये आधे घंटे से बहुत ज़्यादा का लंबा हो जाएगा, और फिर जब उसकी वो अगर बीच में रोकूँगा तो फिर वो वीडियो आगे के लिए उसके लिए उस पर कुछ बचेगा नहीं। तो दोस्तों बताता हूँ फिर अगले वीडियो में इसके आगे की कहानी। तो मैंने आपको बता दिया बीट ऑर्गेनाइज करने का कार्यक्रम
बन रहा था। और कैसे होनी, क्या होनी और क्या हुआ वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक अगले मुझे आज्ञा दीजिए, परमिशन दीजिए। और फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जो नए लोग जो पहली बार वीडियो में आए हैं, अगर पसंद आ रहा है मेरा मेरा कहानियों का सिलसिला, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। देखिए, आपके जो कमेंट्स आते हैं उससे मेरा हौसला बढ़ता है, मेरे को सुनाने का मन करता है, और मैं लिटरेचर ढूंढता हूँ। तो इस बहाने से इस चैप्टर में पढ़े पढ़े मेरे को भी काफ़ी ज्ञान हो जाता है, और उस ज्ञान होने को मैं आप तक पहुंचा देता हूं। तो मेरे को जज कीजिए और मेरा रिज़ल्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इतना कह करके दोस्तों आपसे परमिशन चाहता हूं। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय भारत माँ।